नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरी कक्षा हिंदी साहित्य और संवेदना में। आज की कक्षा में हम कबीरदास की भाषा शैली पर विचार करेंगे। इससे पहले मैंने कबीरदास से संबंधित जो भी वीडियो बनाया है उसमें मैंने कबीरदास की भक्ति भावना, कबीरदास का जीवन परिचय, कबीरदास के काव्य की रहस्यात्मकता, इन सब विषयों पर विचार किया है। तो चलिए आज हम कबीरदास की भाषा शैली पर विचार करें। कबीरदास की भाषा शैली को सर्वप्रथम हम संक्षिप्त रूप में कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि काव्य भाषा में जिसके ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, राजस्थानी और भोजपुरी समाये थे, ऐसे कबीर संत जो वाणी के डिक्टेटर कहलाए। किसी भी कवि की काव्य भाषा उसकी अभिव्यक्ति कला की परिचायिका होती है। यह आप और हम सभी समझते हैं, जानते हैं। प्रत्येक कवि की अपनी काव्य भाषा होती है जिसमें उसकी निजता की छाप बनी होती है। फिर भी मध्यकालीन कवियों संतों में विशेषतः कबीरदास की भाषा पर विद्वानों ने काफ़ी मंथन किया है। कबीर की अनेक अन्य समस्याओं की भांति उनकी भाषा की समस्या भी बड़ी विवादास्पद रही है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। तो आइए हम कुछ विद्वानों के मत यहाँ देखें। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत के संदर्भ में हम यहाँ विचार करें। वो कहते हैं कि साखी की भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है, परंतु रमैनी और सबद में गाने के पद हैं जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्करी शब्द का प्रयोग किया और आपको भी मालूम है, और आप जब पढ़ेंगे और परीक्षा में बैठेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में जब पूछा जाता है कि कबीरदास की भाषा शैली क्या है, तो वहाँ सधुक्कड़ी शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं कि कबीरदास की भाषा शैली सधुक्कड़ी है। तो यह सधुक्कड़ी शब्द किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह यूजीसी नेट परीक्षा में भी पूछी जाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसी से मिलती जुलती बात उन्होंने बुद्ध चरित की भूमिका में भी कही है। शुक्ल जी कहते हैं कि कबीरदास यद्यपि पचरंगी मिली जुली भाषा का व्यवहार करते हैं, जिसमें ब्रज भाषा क्या उस खड़ी बोली और पंजाबी का पूरा मेल है जो पंथ वालों की सधुक्कड़ी भाषा हुई, परंतु पूर्वी भाषा की झलक उसमें अधिक है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। तो यहाँ मैंने दो विद्वानों के मत आपके सामने प्रस्तुत किए। एक और विद्वान का मत हम यहाँ देख लेते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वे कहते हैं कि कबीर के काव्य का जो व्याकरण है वह पूर्वी हिंदी रूप ही लिए हुए है। उसमें स्थान स्थान पर पंजाबी का प्रभाव अवश्य दृष्टिगोचर होता है, किंतु प्रधान रूप से उसमें हमें पूर्वी हिंदी अवधी व्याकरण के रूप ही मिलते हैं। यहाँ हमने तीन विद्वानों का मत देखा। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो विद्वानों के मत हैं, इस मत को आप कंठस्थ कर लें, क्योंकि जब आप विश्लेषण करेंगे या आपको जब आलोचनात्मक प्रश्न लिखने आएगा तो वहाँ ये मत आप अवश्य डालिएगा, तो अच्छा होगा। आपका जो प्रश्न का उत्तर है वह बहुत बेहतर बनेगा। अब आगे हम देखते हैं कि उनके भाषा में पूर्वी शब्द का प्रयोग बार बार आता है। यहाँ पूर्वी का क्या तात्पर्य है, इस बारे में कुछ लोगों ने इस संबंध में अंतः साक्ष्य का सहारा लिया है। बीजक की एक साखी है, बोली हमरी पूरब की हमें लखै नहीं कोय, हमको तो सोई लखै धुर पूरब का होय। इस आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें विवाद की आवश्यकता ही नहीं। जब स्वयं कवि अपनी बोली पूर्वी कहता है तो फिर उसकी भाषा पूर्वी है। किंतु यदि हम गंभीरतापूर्वक विचार करें तो यहाँ पूर्वी का अर्थ वह नहीं जो प्रायः हम समझ रहे हैं। वो कहते हैं हमें लखै नहीं कोई,
इससे यह स्पष्ट है कि कोई गंभीर बात यहाँ कही जा रही है, केवल पूर्व दिशा की बात यहाँ नहीं कही जा रही है। कबीर अन्यत्र भी कहते हैं कि पूर्व दिशा हंस गति होई है, समीप संधि बूझे कोई। इस प्रकार पूर्व का अर्थ है पूर्व दशा या आध्यात्मिक अनुभव। इतने अंतः साक्ष्य के बावजूद इस क्षेत्र में अभी भी भ्रम बना हुआ है। अब हम आगे कबीर की रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में उनकी भाषा को देखें, उसका विश्लेषण करें तो हमें और बातें स्पष्ट होंगी। कबीर की रचनाओं पर दृष्टि डाली जाए तो प्रथमतः बीजक, संत कबीर और कबीर ग्रंथावली, इन तीनों का उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं। बीजक में रूपों और शब्दों की दृष्टि से अवधी, भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली का प्रयोग मिलता है, जिसमें अवधी का कुछ अधिक प्रयोग किया गया है। संत कबीर में देखें तो इसमें उपर्युक्त के अतिरिक्त राजस्थानी का रूप मिलता है। भोजपुरी को छोड़कर सभी रूप इसमें पर्याप्त रूप में मिलते हैं। ग्रंथावली की बात की जाए तो इसकी भाषा अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी है, जिसमें प्रथमतः 4 की प्रधानता है। शब्द समूह की दृष्टि से कबीर की भाषा को यदि हम विचारें तो कबीर अन्य संत एवं नाथ कवियों की भांति ही लोक के निकट पाए जाते हैं। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में सहज रूप से किया है। इन्होंने तद्भव शब्दों में जैसे स्यंध अर्थात सिंह के रूप में प्रयोग किया है। मयंत का अर्थ होता है मित्र, निध्य अर्थात निधि, विनान जब वो कहते हैं तो उसका अर्थ है विज्ञान। तत्सम शब्दों का तो ऐसे है जो तत्सम होते हुए भी अत्यंत सरल यहाँ नजर आते हैं। तत्सम शब्दों में उन्होंने नीर, जल, गंभीर, उदार, कष्ट, क्रोध, पुर, गगन, मुनि, पावक, काम, मद, लोभ, सज्जन आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। इसके साथ साथ उन्होंने कल्पलतिका, महाखग, निम्नगा, कुंचिका, कुंडलिनी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अरबी फारसी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने लोक प्रचलित रूप में किया है, जैसे औरत, दोस्त, गौर, खूब, खर्च, खबर आदि। जहाँ तक देशज शब्दों का प्रयोग है तो उन्होंने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे उन्हें पढ़ने के दौरान हमें बांगर, पेड़, थोथा आदि शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अब यहाँ निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि कबीर की जो रचनाएं हैं आज हमें जिस रूप में व्याप्त हैं उनमें ब्रज, राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी का प्राधान्य है और भोजपुरी के भी अंश उसमें हैं। कभी कभी तो ऐसा भी मिलता है कि एक ही पंक्ति बीजक में अवधी के स्पर्श से युक्त हमें मिलते हैं तो संत कबीर में पुरानी खड़ी बोली से युक्त मिलते हैं, और वहीं ग्रंथावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हमें मिलता है सेम एक ही वाणी में। तो यहाँ 3 उदाहरण हैं जैसे हम देख सकते हैं। वो बीजक में कहते हैं कि फिरहूँ का फूले फले, जब 10 मास औंध मुख होते, सो दिन काहे भूले। वहीं संत कबीर में वो कहते हैं काहे भैया फिलते फलिया फूलिया, जन 10 पास उरध मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया। वहीं वो कबीर ग्रंथावली में कहते हैं कि फिरत कत फुलियो फुलियो, जब 10 मास उरध मुखी होते, सो दिन काहे भूलियो। ऊपर विभिन्न विद्वानों से कबीर की भाषा को कोई एक बोली राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी आदि माना जा सकता है। ऐसा हम अगर कहते हैं तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी भाषाओं में बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। और कबीरदास ने नाथों से बहुत सारी परंपराएं अपनी भाषा में ली थी। नाथों ने परिनिष्ठित भाषा के रूप में अपभ्रंश का प्रयोग किया था, तो जिसका प्रभाव भी उनकी भाषा पर हमें दिखाई पड़ता है। यह असंभव नहीं कि उनकी इस मिश्रित भाषा में कुछ उनकी अपनी बोली का भी नया रूप है, उनके देशाटन का भी उसमें प्रभाव है। जैसे कि हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कबीरदास जी एक जगह नहीं रहते थे, वो देशाटन किया करते थे। यही कारण है कि उनकी भाषा में समस्त भारतवर्ष के भाषाओं का सम्मिश्रण है। तो मैं समझ सकती हूँ कि कबीरदास की भाषा शैली पर जो हमने विचार किया वह आपको समझ में आया होगा, परंतु यहाँ बार बार मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए कि कबीरदास की भाषा शैली क्या है, तो आप एक शब्द में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे।
तो आज की कक्षा में यहीं तक कक्षा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।